होता है जो पीपीएससी है, एफपीएससी है, ये क्या करते हैं भाई, मिसाल के तौर पे मैं एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट हूँ फॉर एग्जाम्पल, कमिश्नर है कोई, ठीक है, रेवेन्यू एक डिपार्टमेंट है, वहां पर जनाब हमारे पास 10 कलर की सीटें खाली हैं, मैं एक समरी बनाता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर लिखूंगा, और वो लेटर जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहेगा जनाब हाँ हमारे पास बजट अफोर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट इतने सालों तक, चुनाचा वो पीपीएससी को, एफपीएससी को, पीपीएससी को कहेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो वो पीपीएससी फिर टेस्ट कंडक्ट करता है, वो रिक्रूट करता है उन 8-10 जितनी भी सीटें, और आफ्टर देन जब वो बिल्कुल सारी स्टेजेस से गुजर जाते हैं तो वो ये सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाकर डिपार्टमेंट को देता है और डिपार्टमेंट उनकी ज्वाइनिंग ले लेता है। तो ये बेसिकली सारा तरीकाकार होता है इस इन इन पोस्टों का और इसका सबका ना। टाइप्स ऑफ जॉब्स मैंने आपको बता दी हैं कि किस किस तरह की जॉब्स होती हैं, मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, इसमें क्लर्क की जॉब भी होती है, सीनियर क्लर्क की जॉब भी होती है, ठीक है। सिक्स आपको गजेटेड ऑफिसर जिसको कहते हैं ऑफिसर्स, वो असिस्टेंट, अगर एज असिस्टेंट भी आप भर्ती होते हो 16 स्केल पर तो वो ऑफिसर कहलाता है, ठीक है। 16 स्केल के नीचे जो होते हैं उनको ऑफिशियल कहते हैं, 16 स्केल और उससे ऊपर वाले उनको ऑफिसर्स कहते हैं, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट में भी हो, चाहे वो उसकी जॉब की जो भी नौयत हो, लेकिन वो ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर है बेसिकली। तो ये तरीकाकार है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लें, कई तरह के टेस्ट होते हैं, जिस तरह अब पीपीएससी है तो पीपीएससी एफपीएससी के थ्रू एक तो हमारे जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो होते हैं वन पेपर के थ्रू, वन पेपर के थ्रू सीट्स, ठीक है, सीट्स अनाउंस होती है मुख्तलिफ, जनरल नॉलेज का पेपर होता है, उसमें अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या सिलेबस होता है एक्सेट्रा, और उस वन पेपर के को क्लैरिफाई करने के बाद तो उसको जब हम क्वालिफाई कर लेते हैं इंटरव्यू के, और जो सारा प्रोसेस होता है जॉब के लिए वन पेपर के थ्रू। लेकिन एक होता है वन पेपर के थ्रू, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो बड़ी पोस्टें होती हैं, जो ज्यादा तगड़ी पोस्टें होती हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, जहां पर एक्टिव कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, एस्पायरेंट्स चाहिए होते हैं, बड़ी पोस्ट होती है जहां पर ऑफिस को चलाना, ठीक है, काफी काबिल बंदों की जहां पर जरूरत होती है, वहां पर ये इदारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, डिस्क्रिप्टिव में होता है कि एक तो वही जनरल नॉलेज वाला पेपर जो आप तैयार कर चुके होते हो वो आता है, एक इंग्लिश का सब्जेक्टिव होता है, एक उर्दू का सब्जेक्टिव होता है। इंग्लिश उर्दू सब्जेक्टिव में वही उर्दू का ऐसे, इंग्लिश का ऐसे, ठीक है, और प्रेसी आ जाती है, कंप्रीहेंशन आ जाती है, ईडियम्स आ जाते हैं, ट्रांसलेशन आ जाती है, और सिनोनिम एंटोनिम तो नहीं आते, हाँ सिनोनिम एंटोनिम आ सकते हैं एज वो फिर ऑप्शन नहीं देंगे आपको। तो इस तरह मुख्तलिफ सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया जाता है, तो वो डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में एक थोड़ा सा टर्न है, थोड़ा सा मुश्किल है। अभी आप में से ही किसी ने पूछा था, मेरे पास सवाल आए थे, क्या हर पोस्ट के लिए हमें अलग से तैयारी करनी पड़ती है? भाई बात अगर जनरल नॉलेज की है फिर तो हमें अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो जनरल नॉलेज है वो, चाहे पीपीएससी का पेपर है, एफपीएससी का पेपर है, जनरल एबिलिटी आपने तैयार कर ली, तो चाहे एनटीएस का पेपर है, चाहे जिस मर्जी पोस्ट का पेपर है, उसकी वो तैयारी सेम है। लेकिन क्या होता है, जब डिस्क्रिप्टिव की बात आती है, डिस्क्रिप्टिव में एक जनरल नॉलेज का पेपर, एक इंग्लिश का पेपर, एक उर्दू का पेपर, प्लस एक डिपार्टमेंट का पेपर आता है। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी 17 स्केल की एक सीट आई थी, तो वो कोऑपरेटिव वाले कहते हैं जनाब हमें हमारे रूल्स रेगुलेशंस याद करो। तहसीलदार 16 स्केल की जॉब है, वैसे 16 स्केल की जॉब वन पेपर के थ्रू भी आती है, लेकिन जब तहसीलदार की बात आई, रेवेन्यू ऑफिसर 16 स्केल का होता है, उसमें उन्होंने डिस्क्रिप्टिव ले लिया, लेना है, और उसमें एक डिपार्टमेंटल पेपर होगा, रेवेन्यू के लॉज हैं उसमें, मुश्किल हैं थोड़े से, कई एक सब्जेक्ट हैं। आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट 16 स्केल का एक्साइज ऑफिसर है, तो एक्साइज इंस्पेक्टर वो 16 स्केल का है, लेकिन वो वन पेपर के थ्रू आ रहे हैं। तो वेरी करता है आपकी पोस्टों पर और आपके डिपार्टमेंट पर वेरी करता है। अच्छा, ये तो हो गए 4 पेपर। ये एक पेपर जो है वो आपको हर
जो अच्छी सीट है उसके लिए अलग तैयार करना पड़ेगा। एफआईए के लिए जा रहे हो, उनके अपने लॉज हैं। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के तौर पे जा रहे हो तो एडीएफआईए के लिए करते हो मेहनत। तो दूसरा क्या है कि पीपीएससी एक एग्जाम, ठीक है, पीपीएससी के थ्रू एक एग्जाम होता है पूरे पंजाब का सबसे बड़ा एग्जाम, जिसको कहते हैं प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, पीएमएस। वो पीपीएससी कंडक्ट करता है। पीपीएससी इदारे का नाम है और पीएमएस एक टेस्ट का नाम है। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट कह लें, एक टेस्ट का नाम कह लें। उसमें 12 पेपर होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा फिलहाल मुद्दा नहीं है, लेकिन वो पीएमएस पीपीएससी कंडक्ट करती है। और एफपीएससी के थ्रू सीएसएस होता है, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा टेस्ट है वो, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। वो उसमें भी 12 पेपर होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। आपके उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। से 6 कंपलसरी होते हैं, 6 ऑप्शनल होते हैं उसमें भी, ठीक है। पीएमएस के थ्रू थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। और वहां पर फिर पूरे प्रोविंसेस के डिफरेंट कोटे भी हैं, ओपन पर भी होती है। पूरे मुल्क का सबसे बड़ा एग्जाम है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, वो उसमें भी 12 पेपर होते हैं, वो भी एफपीएससी कंडक्ट करती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। डिपार्टमेंट का भी मैंने आपको बता दिया। और डिपार्टमेंटल भी ऐसे ही होते हैं, डिपार्टमेंटल भी 1 पेपर भी होते हैं और डिपार्टमेंटल डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं। सिलेबस देखेंगे, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं जी क्या तैयारी करें, का पेपर कहाँ से आता है। देखें, पेपर में पहली बात तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अभी जिस तरह मैंने ये आपके सामने स्लाइड रखी है, ये पीपीएससी के जनरली ऐसे ही आते हैं। जनरली पीपीएससी को देखें तो उसमें पाकिस्तान स्टडी होगी, ठीक है। 15 से 20 मार्क्स की पाकिस्तान स्टडी आती है, तो पाकिस्तान स्टडी को बहुत अच्छी तरह करना। ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छी तरह करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री करें, ज्योग्राफी भी पढ़ें और साथ हिस्ट्री भी तैयार करें। क्या है इसमें, अगर आप पाकिस्तान स्टडी की बात करो तो पाकिस्तान स्टडी तो आपकी 10,000 बीसी से आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपको हिस्ट्री कंप्लीट वहां से मेन मेन पॉइंट्स, जो मेजर इवेंट्स हैं, मेजर पर्सनैलिटीज हैं, मेजर जो रिलीजियस कंटेंट है, रिलीजन्स जो हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटीज हैं, फाउंडर्स हैं, उन वहां से आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज के आपको पॉइंट्स आने चाहिए, पता होने चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है वो, आपको पता होना चाहिए द्राविड़ी कौन थे, आर्यंस कौन थे। इंडो पाक हिस्ट्री की बात हो रही है तो, ठीक है। आपको इंडस सिविलाइजेशन कब कब वो रूज पे थी, कब वो खत्म हो गई, कैसे खत्म हो गई, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सिकंदर आजम, ठीक है, अलेक्जेंडर दी ग्रेट इंडिया आया, वो सारी स्टोरी पता होनी चाहिए, उससे एमसीक्यूज बनते हैं। और फिर अशोका दी ग्रेट, ये इसकी एक अपनी डायनेस्टी है। फिर यहाँ और भी बहुत सारे इवेंट आ जाते हैं। आप बुद्ध मत को देख लें, जैनिज्म को देख लें, पाकिस्तान स्टडी का हिस्सा है, ठीक है। बुद्ध मत कितना फैला हुआ है, उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, उनके टेम्पल्स कहाँ हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप मोहम्मद बिन कासिम पे आ जाओ, और फिर आप महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गोरी, यहाँ सारे इवेंट जितनी भी डायनेस्टीज हैं फिर स्टार्ट हो जाती है। जो ममलूक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है वहां से, और मुगल, फिर 1857 तक जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, हमने अंग्रेजों के साथ किया। फिर 1947 तक की जो पाकिस्तान मूवमेंट है और टिल टुडे हिस्ट्री, वो सारा पाकिस्तान स्टडी का हिस्सा है। फिर ज्योग्राफी, आपकी ज्योग्राफी में कंप्लीट मैप आपको आना चाहिए। आपको एक एक कंट्री का पता होना चाहिए कि फलां कंट्री मैप के फलां जगह पर है। लेकिन इसके लिए आपको एक तरीकाकार, तो इसका तरीकाकार होता है, ऐसे नहीं कि आपने दीवार पे मैप लगा लिया, ठीक है। तो उसके बाद वो बस आप मैप लगा ही रहता है, पढ़ते नहीं है हम, हमें समझ ही नहीं आ रही होती यार इसमें करना क्या है। उस मैप पे ओशंस, उसके सी, ठीक है जी, मुख्तलिफ जो टर्मिनोलॉजीज हैं मैप की, जब आप ज्योग्राफी करो तो हर कंट्री की साथ साथ हिस्ट्री करो। हर कंट्री से मुराद मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री उठा के बैठ जाओ, नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करेगा ना कि आपका मेंटोर कैसा है। आपका मेंटोर आपको क्या रिकमेंड करता है, वो क्या बताता है कि आपने किस मुल्क की हिस्ट्री करनी है, किस कॉन्टिनेंट को कितनी डेप्थ से पढ़ना है, किस कंट्री का सिर्फ नाम देखना है, किस कंट्री का कैपिटल भी नहीं करना, किस कंट्री की करेंसी भी करनी है, उसकी पार्लियामेंट का नाम भी करना है, इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम भी देखना है, डिपेंड करेगा, ठीक है। अब पूरा कंप्लीट नहीं करना आपने, अदरवाइज, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, आपने सिर्फ ये देखना है कि यार इसमें से वो कौन सी चीज है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
आपकी स्टडी प्रिसाइज होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, मुख्तसर और जामे। यानी कि जो आप करो तो वो सिर्फ इम्पोर्टेंट हो। जब आप इम्पोर्टेंट कर लो फिर जो मर्जी करो। आपकी इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव सब आएंगे। ठीक है जी। इस्लामिक स्टडी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से आपने, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करना है। मुख्तलिफ अंबिया, वो ये भी पूछ लेता है फलां आसमान पर कौन से नबी है, ये भी पूछ लेता है। मुख्तलिफ अंबिया के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इस्लामिक स्टडी वहां से स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है। आप सल्लम की पैदाइश, आप सल्लम की सारे लाइफ, खुलफाए राशिदीन, ठीक है जी, उमवी दौर, अब्बासी दौर, सल्तनत उस्मानिया, ये सारा इस्लामिक स्टडी में आता है। कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंप्यूटर के जनरल एमसीक्यूज बहुत सारे आ जाते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के बारे में, लैंग्वेज के बारे में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे डीप डीप क्वेश्चन कर लेता है, ध्यान से बात समझना। कुछ क्वेश्चन ऐसे डीप भी कर लेता है एग्जामिनर कि जिसने एमएससी कंप्यूटर साइंस की हो वो पजल हो जाता है कि ये कैसा सवाल है, उसको नहीं समझ आ रही होती। तो ऐसा सवाल जो कंप्यूटर के बंदे को ही नहीं आ रहा, जनाब आप एमए उर्दू करके कोई कोई भी है, वो कहे कि यार ये मैं तो फेल हो जाऊंगा ऐसा ना सोचें। क्यों? क्योंकि अगर वो कंप्यूटर से कोई ऐसा एमसीक्यूज कर रहा है जो कंप्यूटर वाले बंदे को भी नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल आ भी जाता है, तो वो उर्दू से भी कोई ऐसा सवाल लाजमी कर रहा होगा जो कंप्यूटर वाले बंदे को नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर आपको एज मिल जाएगा। समझ आ रही है ना बात की? तो वो बैलेंस करता है, बैलेंस अप्रोच होती है। बाजू का ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पेपर में आप अच्छे चले जाते हो, किसी में साइंस बैकग्राउंड का बंदा अच्छा चला जाता है। इसी तरह एवरीडे साइंस, उसका अपना एक सिलेबस है कि कहाँ किस बैकग्राउंड से पूछता है। चंद एक एमसीक्यूज यहाँ से भी आते हैं। करंट अफेयर एफपीएससी में ज्यादा आता है, पीपीएससी में पहले कम आता था, कभी ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी 5-7 पूछ लेता है, कभी 2 पूछ लेता है। सोशल साइंसेज, तो हमें जब हम कभी तैयारी करते थे सोशल साइंस, जब पीपीएससी की तैयारी करते थे 4-5 साल पहले, तो हमें पता ही नहीं था यार ये कैसे, कहाँ से सवाल उसने पूछ लिया। कार्ल मार्क्स पूछ लिया जी उसने, फ्रूइड पूछ लिया। ठीक है। बाद में पता लगा यार ये तो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये साइकोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ आई ना बात की? तो वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये आपका सिलेबस है जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप मतलब करना है। और उर्दू को देखें तो उर्दू की मतलब बेसिक ग्रामर है, पोइट्री है, उनके पोइट्स के बारे में पूछ सकता है, बुक्स के बारे में पूछ सकता है। अगर आप ज्योग्राफी अच्छी कर लो तो 20 से 25 नंबर की ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री, 20 से 25 नंबर की ज्योग्राफी आपको हो जाएगी। पाकिस्तान स्टडी कर लो आप, 15 नंबर के तो लाजमी क्वेश्चन आएंगे। तो ये अगर सब्जेक्ट वाइज आप करो तो इस तरह से करें। इसके अलावा इन डायमेंशन के अलावा भी एक दो क्वेश्चन वैसे आ जाएंगे। तो वो कहाँ से तैयार होंगे? आपके पास पेपर से। ठीक है जी। तो ये आपका ओवरऑल एक सिलेबस है। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि इसको तैयार कहाँ से करना है, सोर्सेज क्या हो सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक सैंपल देख लें। ठीक है। ये असिस्टेंट हेड क्लर्क का पेपर था लाइफ स्टॉक में 2022 में। तो इसकी ब्रेकडाउन ऐसे मैंने की थी किसी दिन बैठ के कि यार इसमें से कौन से क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, इसको देखते हैं, फिर हम सोर्स की तरफ जाएंगे। देखिए, सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री देख लो। 1857 से पहले, 1857 से पहले 5 क्वेश्चन आए। 1857 से 1947 तक 4 क्वेश्चन आए। 1947 के बाद के देखें तो 9 क्वेश्चन आए हुए। 9 और 9 18। तो ये वेरी करता है, बाजू का 18 से कम भी आ जाएंगे, बाजू का जो बैक स्टडी है 1857 से 1947, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, बाजू का यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 47 के बाद से। ज्योग्राफी देखें, पाकिस्तान की ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आए हैं, पाकिस्तान की ज्योग्राफी से। ठीक है जी। फला आप बताएं आइलैंड का है पाकिस्तान में, कराकरम का पूछ लिया। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, सिटीज का पूछ लिया, डिविजन का पूछ लिया, रिवर्स का पूछ लेता है, डैम्स का पूछ लेता है। ठीक है, किसी माउंटेन रेंज का पूछ लिया, पहाड़ी सिलसिले का। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं। फलां सिटी का पुराना नाम क्या था जी, ये पूछ सकता है। पाकिस्तान का ये जो पहला कैपिटल कौन सा था, फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा है, इस तरह से पूछ सकता है। करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए 10। ये वो वक्त था कि मतलब कुछ इश्यूज आए हुए थे, पैटर्न चेंज हुआ था, तो 10 क्वेश्चन उसने दे दिए, गुस्से में आगे। बहरहाल ज्योग्राफी देखें, 9 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हुए। हिस्ट्री से 1 आया है, तो ये चेंज होते रहते हैं रेशो। पर्सनैलिटीज, 4 पर्सनैलिटीज पूछ लीजिए। पर्सनैलिटीज में क्या आ सकता है?
हिटलर पूछ लिया, नेल्सन मंडेला पूछ लिया, यूएनओ का कोई प्रेसिडेंट पूछ लिया, साहब का पूछ लिया, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, एक बुक भी पूछ ली, इंग्लिश के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछ लिए उसने, जनरल साइंस से 7 क्वेश्चन, एक मेरे ख्याल से मैथ है, कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर से 4 हैं, मैथ से 7 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इस्लामिक स्टडी से भी 7 क्वेश्चन आ गए, और उर्दू से 10 क्वेश्चन आ गए। तो इस तरह से ये ब्रेक डाउन, आपने क्या करना है, जब आपका फॉर एग्जांपल यूडीसी का पेपर है, आपका एलडीसी का पेपर है, कोई किसी डिपार्टमेंट का है, मोटरवे पुलिस में, आपको पास पेपर्स तो मिल जाएंगे। आपने एक दो पास पेपर्स को इस तरह से ब्रेक डाउन कर लेनी है। अव्वल तो वो पास पेपर तो आपने खूब से रट लेने हैं ना अच्छी तरह से। आपका देखिए, इंग्लिश के अगर 15 क्वेश्चन आते हैं, और उर्दू ये जो बुक है वो एक पूछ ली है, तो ये एक नंबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही 15 है। आपने ये बात याद रखनी है। इंग्लिश देखे कितनी वास्ट है, उसमें से 15 हैं, बुक्स कितनी आपको कर लेंगे आप, इंपॉर्टेंट बुक्स कर लें, 40-45 बुक्स कर लें, उसमें से एक आ जाएगी, पास पेपर से आपको पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है। तो वो ही उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा भी तो आ सकते हैं ना, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, एक पेपर के एनालिसिस की बेस पे आप फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, अब सोर्स क्या है वैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अ, जब हमने तैयारी शुरू की थी, तो हमें मतलब इतना इतना ज्यादा शऊर नहीं था, यूनिवर्सिटी क्लियर हो गई थी, हम हॉस्टल में इधर रहते थे। तो मेरे पास दो मोटी मोटी बुक्स पड़ी थी, ठीक है, जनरल नॉलेज की, वो 1 साल तक पड़ी रही, मैंने उसमें से चंद सफात याद किए होंगे बस। ठीक है, ध्यान से सुनना बात। अनटिल अनलेस मैं एक अच्छे मेंटोर से मिला, उन्होंने हमें पढ़ाया, सेशन हुआ, ग्रुप बने, ठीक है, तो मैं जिस अपने हर स्टूडेंट को, जिसको भी मैं कहता हूँ आप सेशन लाजमी लो। आजकल तो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, ऑन ग्राउंड भी हो जाते हैं, आप ऑन ग्राउंड अगर सेशन लिए ले सकते हो कहीं जाकर अच्छे टीचर से, ठीक है, तो सेशन लो, इससे ज्यादा अच्छी कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं ले सकते, आप ऑनलाइन सेशन ले लो। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन, ये तो हो गई सेशन की बात, ये तो लें। अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो वैसे, क्योंकि सेशन अगर आप लेते हो ना, याद रखें, वो कोई आपका टीचर नहीं होता, वो आपका मेंटोर होता है, जिससे आप सिर्फ एक गाइडलाइन लेते हो, एक डायरेक्शन लेते हो, एक इन्वायरमेंट लेते हो, अगर आप ऑन ग्राउंड पढ़ रहे हो, कि यार इस वे में अगर मैं जाऊं, ठीक है, तो मैं मतलब सक्सेसफुल हो सकता हूँ। समझ आई ना बात की। तो वो आपको सिर्फ गाइड कर रहा होता है, सिलेबस बता रहा होता है, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा होता है, ठीक है, आपको थोड़ी सी मोटिवेट कर रहा होता है, बस और कुछ नहीं है। ये सेशन ओवरऑल सिर्फ ये होता है। अच्छा, अब क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो रिसोर्स के हवाले से है, सोर्स के हवाले से है तैयारी की, वो है आपके पास्ट पेपर। जब आप कहीं से सेशन लेते हो, तो वो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अच्छी तरह से हर एक सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा देते हैं। वो जब आप कर लेते हो, तो पास पेपर करना आपके लिए आसान हो जाता है, पहली बात। अगर आप सेशन नहीं लेते, फिर एक कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि हमें ये बताएं कि पास्ट पेपर्स पहले किए जाएं कि सब्जेक्ट वाइज तैयारी कीजिए। जो अभी सब्जेक्ट मैंने आपको 8-10 बताए, तो कौन से, क्या इसका तरीकाकार होना चाहिए, कि सब्जेक्ट पहले कर लें कि पास पेपर कर लें। देखें, अगर तो आप कहीं से पढ़े हुए हो, तो आपको पता होता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप सब्जेक्ट भी पढ़ोगे ना, आपको पढ़ते हुए पता लग जाएगा, यार ये चीज छोड़ दो, ये चीज कर लो, ये चीज छोड़ दो, ये कर लो। मिसाल के तौर पर अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। अब पाकिस्तान हिस्ट्री से, इंडो पाक हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, जनाब ये बताएं कि बाबर बादशाह कहाँ पर दफन है। अब बाबर बादशाह का क्यों, उसने, आपने चलो पास पेपर में कहीं पढ़ लिया बाबर बादशाह कहाँ दफन है। अब आप 20-25 मुगल बादशाहों को निकालो और देखोगे कहाँ कहाँ दफन है, इस तरह से तैयारी करोगे आप ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते, स्टडी कर रहे हो, तो आपको पता लगता है यार ये बाबर, जब आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हो, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, फिर आपको पता लगता है यार बाबर का पूछा क्यों, फिर बीमार हो गया था वो, काबुल से आया था, काबुल से भी पीछे सेंट्रल एशिया से आया था, काबुल में उसकी अटैचमेंट थी, तो वो
ठीक है जी, दिली अटैचमेंट थी, तो वो उसने नसीहत की थी कि आप मुझे काबुल में दफन कर। उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड को स्टोरी है। जिस एमसीक्यूज के पीछे इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड स्टोरी होती है, इंटरेस्टिंग हो, थ्रिल हो, ठीक है, इमोशनल हो, इम्पोर्टेंट हो, वो बात पूछना है एग्जामिनर ने बस। अच्छा, वो तो ये भी पूछ लेता, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हिटलर या नेपोलियन, वो मेरे ख्याल से बिल्ली से डरता था, तो ये भी शायद एक एमसीक्यू आया हुआ है। हिटलर था आई थिंक सो। तो वो बताओ कौन सा था जनाब, वो जो बिल्ली से भी डरता था। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। आपने यही चीज देखनी है। ठीक है, अब आप जब सब्जेक्ट वाइज तैयारी करोगे, आप यूरोप तो पढ़ लोगे, आप ये थोड़ी चीज निकालोगे कि यार बिल्ली से कौन डरता था। तो ये चीज आपको कहाँ से मिलेगी? पास पेपर से। आपने पास पेपर में पढ़ा, आपने वो पढ़ा, आप अपने नोट्स में उसको ऐड कर लिया, बस दैट्स एनफ। एक एक पॉइंट। फिर आप ये ना निकालना शुरू कर देना, यार ये बताओ, ये जो प्यूटिन था, ये किस चीज से डरता है, किसी चीज से डरता है? सर्च ना कर देना। ये नहीं आपने ना सर्च करना। ठीक है। तो दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया? पास पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। पास पेपर की बुक ले लो आप। इम्तियाज शाही साहब की बुक वैसे ओल्ड हो गई है आजकल। इकरा बिलाल जो एकेडमी है ना मुल्तान की, उन्होंने एक बुक निकाली है, उसकी खूबसूरती ये है कि उन्होंने हर पेपर को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है, जिस तरह अभी मैंने ब्रेक डाउन की हुई थी। तो उन्होंने हर पेपर को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है। ठीक है, उसमें से ज्योग्राफी के अलग एमसीक्यूज का एक बॉक्स बना दिया, जनरल नॉलेज का अलग बना दिया, इस्लामियत का अलग बना दिया, ठीक है, एवरीडे साइंस के अलग एक बॉक्स बना दिया। तो इस तरह क्या होगा कि आप जब एवरीडे साइंस की तैयारी करोगे, तो आप 101 पेपरों के सारे एवरीडे साइंस के जनरल रिवाइज कर लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इकरा बिलाल वालों के, अगर वो मुझे जमाना याद करवा देना ना, मैं अब ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसकी पिक्चर। ठीक है, अदरवाइज इम्तियाज शाहिद की बुक, अगर पीपीएससी का एस्पायरेंट हो, आपके मोस्टली के पास होगी यकीन, होनी चाहिए। पास पेपर की बुक हो लाजमी। ठीक है। तो आप अगर कहीं से, आप अगर आप कहीं मेंटोरशिप नहीं है आपकी, कोई कुछ भी नहीं है, तो आप पास पेपर रिवाइज करो पहले, एटलीस्ट। ठीक है, 2023 के सारे पास पेपर रिवाइज करो अगर पीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तकरीबन ये बनेंगे 25 के नियर अबाउट है। ठीक है। तो वो 25 एक आप रिवाइज कर लो, उसके बाद आप सब्जेक्ट पे लग जाना। तो सब्जेक्ट से तैयारी करो। अच्छा, और क्या सोर्स हो सकता है? पाक एमसीक्यूज, इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है। आप हर कैटेगरी में जाओ, आप इंग्लिश के देख लो। इसमें बल्कि पास पेपर से एमसीक्यूज कलेक्ट किए हुए हैं। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी हैं, बहुत पुराने एमसीक्यूज भी हैं, नए एमसीक्यूज भी हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप पढ़ो। एग्जाम विडा से पढ़ लो। एक एप्लीकेशन है थ्री टेस्ट 360, इसमें बकायदा वो पेपर मेंशन करके पीपीएससी का, और नीचे वो सोल्व किया हुआ है, आप टेस्ट भी दे सकते हो और वहां से एमसीक्यूज भी देख सकते हो, उनकी डिटेल भी देख सकते हो। ये एप्लीकेशन है। ठीक है। तो इनको, इनसे कंसर्न कर लें। यूट्यूब चैनल है मिस्टर मैथ्स, जिस तरह वो, उसने क्या किया कि जो भी उसको मैथ का क्वेश्चन मिलता है वो सोल्व करके यूट्यूब चैनल पे डाल देता है। वो चाहे एनटीएस का हो, एफआईए का हो, एफपीएससी का हो, पीपीएससी का हो, जो मर्जी उसको मैथ का एमसीक्यूज मिलना है, उसने जनाब चैनल पे डाल देना है। ठीक है। तो वो ये कंसर्न कर लें, रूमी एजुकेशनिस्ट कंसर्न कर लें वैसे। तो आपको ज्योग्राफी के लेक्चर मिल जाएंगे, इंग्लिश की ग्रामर अच्छी है यहाँ पर। ठीक है। पाकिस्तान स्टडी थोड़ी बहुत है, जहां से आपको मिलता है। आप जो मैंने अभी बताई थी इकरा बिलाल वालों के, उन्होंने बहुत सारे अपने वो लेक्चर्स अपलोड किए हैं सैंपल के तौर पे। राना असलम साहब हैं, उन्होंने उनके बहुत अच्छे लेक्चर होते हैं, राना असलम साहब। ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, लाहौर के देख लें तनवीर रांझा साहब, वो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं। वो भी अच्छे हैं, वो बल्कि लाहौर के मायनाज टीचर हैं तनवीर रांझा साहब। ठीक है, मेरे ख्याल ऑनलाइन उनका सेशन भी होता है, राना असलम साहब का भी ऑनलाइन सेशन होता है। तो ये अच्छे टीचर हैं, पढ़ें, कंसर्न करें इनको। यूट्यूब पे आपको जो इनकी वीडियोस मिल जाती हैं, वो उनसे उनसे फायदा उठा लें आप, जो जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पे, वैसे चैनल व्हाट्सएप पे भी बन जाते हैं, आप वहां से फायदा उठाएं इनसे। अच्छा जी, ये मीटिंग चल रही है ना जमान? जी जी सर जी, चल रही। अच्छा।
ये ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात आ गई अब। सारी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। प्रिपेयर कैसे करना है टेस्ट को? आपके पास कभी भी एक्सेसिव रिसोर्स नहीं होने चाहिए। ज्यादा रिसोर्स इकट्ठे करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आपने क्या किया है जनाब, अपनी टेबल पर नोट्स भी रख लिए, सब्जेक्ट की बुक्स भी रख ली आपने, कहीं से नोट्स वैसे बनाए थे वो भी आपने रख लिए हैं। आपके मोबाइल में जनाब वो वीडियो भी चल रही है, ठीक है, फलां टीचर की। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार करें क्या, ये करें वो करें, क्या करें, मतलब कोई भी काम कंप्लीट ही नहीं होता। आपने एक आधा सोर्स लेना है, ठीक है, एक एक सोर्स ले लें, दो ले लें मैक्सिमम, उसको कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट है। आपने पास पेपर शुरू किए हैं ना, आपके जब तक 150 पास पेपर नहीं होते आपने रुकना नहीं है। हाँ ऐसा कर लें, पास पेपर स्टार्ट कर लिया आपने, पास पेपर हमेशा करंट पास पेपर से करें। 2023 के पास पेपर से स्टार्ट कर लो, 2023 के करो, फिर 22 के करो, फिर 21 के करो, फिर 20 के करो। अच्छा, जब आप पीपीएससी के पास पेपर कर रहे हो, एफपीएससी का कोई टेस्ट आपने ज्यादा फिक्र नहीं करनी। आपने अगर पीपीएससी के नुक्ता नजर से तैयारी कर रहे हो तो एफपीएससी का पेपर भी आपका हो जाएगा, ना टेंशन लेना। क्योंकि आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट को भी लेके चलना है। आप थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेके चल पड़ो, इंडो पाक हिस्ट्री थोड़ी सी लेके स्टार्ट कर लो, ठीक है, बस ये दो चीजों को की फिट रखो, दोनों को साथ साथ चलाए रखो। सोर्सेज हमेशा देखो, कहते हैं कि ये जो शेर होता है ना, इसको जब चिड़ियाघर में ट्रेंड करना होता है शेर को, तो इसके सामने जो हमारी चेयर है, कुर्सी, उसका नीचे वाले हिस्से जिसमें चार पांव होते हैं वो उसके सामने कर देते हैं। तो शेर उन चार पांवों को देखकर कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसकी जो नजर है ना, ध्यान उसका एक पांव पर भी नहीं आ रहा होता, चारों को देख रहा होता है। उसकी कंफ्यूजन से फायदा उठा के उसका ट्रेनी उसको ट्रेंड करता है। ठीक है, बहरहाल इसके पीछे क्या साइंस है ये तो नहीं पता, लेकिन हमारा हमने इस चीज से ये सीखा कि कभी भी आप कुर्सी के चार पांवों को ना देखो, अदरवाइज आपको एक भी नजर नहीं आने का, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बात क्लियर होगी यकीनन आपको। तो सोर्सेस कम बनाओ, अच्छे हो, वैलिड हो, कंप्लीट करो, फिर चाहे आप जितने मर्जी सोर्सेज को इस तरह करते चले जाओ। ऐसा ना हो कि एक को भी शुरू किया हुआ दूसरे को भी किया हुआ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, थक जाओगे। हमेशा थकता हुआ है जो कंफ्यूज हो जाता है। जो इंसान किसी मंजिल की तरफ जा रहा है, अगर उसको मंजिल कहीं नजर आ रही है दूर, 100 किलोमीटर भी दूर है, लेकिन उसको नजर आ रही है और उसको यकीन है कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो वो थकेगा नहीं, चाहे कितनी मुश्किल आए। लेकिन अगर उसको कोई मंजिल ही नजर नहीं आ रही, रास्ता ही भटक गया है, वो चले जा रहा है, उसको लग रहा है कि यार मैं वाकई मैं तो भटक गया हूँ, मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, वो कंफ्यूज हो गया, अब वो थक जाएगा, अब वो हिम्मत हार जाएगा। हमेशा शॉर्ट गोल बनाए, ठीक है जी, शॉर्ट गोल बनाए। आप इस्लामियात स्टार्ट करने लगे, तो आप कहीं जनाब, मैंने आज फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नोट्स हैं, आप 8-10 पेज का टारगेट रखें। आप सुबह उठते हो, ठीक है जी, आपको कोई वेले हो, कोई काम नहीं है, आपने तैयारी करनी है पीपीएससी की, आप जनाब टारगेट बना, आज तो मैंने 10 पेपर कर लेने हैं। आप उठते सुबह सुबह, चलो भाई 3-4 घंटे में एक दो पेपर किए, उसके बाद कोई बंदा आ गया, उसके बाद तो वहां पर गपशप में वक्त गुजर गया, देखा तो वो शाम हो गई। सारे दिन की आउटपुट क्या हुई जनाब, मैंने तो 3 पेपर किए हैं। अब आप क्या हो जाओगे, डिसहार्ट हो जाओगे। भाई आपकी कैपेसिटी 3 पेपर्स करने की है, आप गोल बना रहे हो 10 पेपर की, भाई आप गोल अपनी, ठीक है, कैपेबिलिटी के मुताबिक बनाओ, अदरवाइज आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। आपके अंदर वो जो खुशी का जज्बा आना था ना, जो बहुत जरूरी है किसी भी मंजिल को पाने के लिए।
सर का थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, अभी वो वापस आ जाते हैं, रिलैक्स रहे सर। जी काइंडली रिलैक्स रहे सब, सर अभी आ जाते हैं, उनको थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, वो अभी आ जाते हैं। दो में मियाँ बेबी। अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम अहबाब अभी मीटिंग में ही रहे। सर का थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, वो दोबारा रीज्वाइन कर रहे हैं। तो आप इसमें जो है ना एक्टिव रहे, इंशाल्लाह मीटिंग लेफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, सर वापस आ रहे हैं।
उतनी देर में आप अहबाब में अगर कोई नात शरीफ पढ़ना चाहता है तो वो काइंडली अपना हैंड रेज करे। नहीं भाई देखें, अगर किसी भाई ने या बहन ने अपना हैंड रेज किया है तो उन्हें माइक दीजिएगा काइंडली। नहीं भाई, ये एक भाई का हैंड रेज है, काइंडली इनसे पूछें नात शरीफ पढ़ना चाहते हैं। भाईजान आप अपना माइक ओपन करें। तमाम भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। माशाल्लाह शाह भाई सर ने ज्वाइन कर लिया है, तो काइंडली सर को प्रेजेंट करने दें। जी अच्छा, मुझे पता नहीं लगा, असल में हम एक खतरनाक जगह के बिल्कुल नजदीक रहते हैं, हमारे साथ है सेंट्रल जेल। तो बाज़ औक़ात इससे सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। मुझे कोई बताए स्टूडेंट जमान के अलावा कि मैं लास्ट बात क्या की थी। जी बाकी माइक ऑन कर सकते हैं ना।
जी जी सर, कर सकते हैं। बताएं जी, डेली वीडियोस। अच्छा, शहाब रफी। शहाब रफी, आप बताएं। भाई सोर्सेज पर बात हो रही थी। अच्छा, रिसोर्सेज पे बात हो रही है। चलें, अजानें ज्यादा हो रही। सोर्सेस ज्यादा सोर्सेस नहीं होने चाहिए। के शॉर्ट और गोल्स एक ओके ओके, एक पे फोकस कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट स्लाइड चल रही थी और हम डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी सर, हो रही है। चाहिए, अभी स्क्रीन हाफ क्यों हो रही है? अच्छा, चलें। यार, ये हाफ स्क्रीन क्यों शो हो रही है सलमान? हाँ, ये अब चलें, स्टार्ट करते हैं। अब ये कंप्लीट स्क्रीन शो हो रही है ना? कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर शो हो रही है। अगर ये जो कॉर्नर में एक ऑप्शन होगा वहां पे क्लिक कर दें तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कौन से राइट पे कॉर्नर? नीचे वाली साइड, राइट पे नीचे वाली साइड पे थोड़ा स्क्रॉल नीचे नीचे आ जाए सर, थोड़ा इस साइड पे, ये थोड़ा सा इस साथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये नहीं सर, ये जो नेगेटिव वाले साइन के साथ वाला ऑप्शन है वहां पे क्लिक कर दें, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी सर। राइट पे सर। राइट। जी सर, ये अच्छा, यहाँ से नहीं होगा सर। सर बस क्लियर है, आप स्टार्ट करें सर। चलें, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सर आपकी स्क्रीन फिर शो नहीं हो रही। हाँ, जमान अभी आवाज आ रही होगी। अच्छी भली हमारी क्लास जा रही थी, पता नहीं क्या किसी की नजर लग गई है लगता है।
अच्छा, तो जमान है ना इधर, मैं बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट गोल्स की, कि शॉर्ट गोल्स बनाना इतने जरूरी है, क्योंकि आप जब जब आप शॉर्ट गोल्स बनाते हो, उनको अचीव करते हो, तो आपके अंदर एक अजीब एक सेंस ऑफ प्लेयर आता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट इंतहा से ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप एक रास्ते पे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रास्ता बहुत ज्यादा तवील है, लेकिन अगर आपको मंजिल सामने नजर आ रही है ना, तो आप उस रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से टकरा जाओगे। आपने उसको पार कर जाना है किसी भी तरह से। क्यों? क्योंकि आपको मंजिल नजर आ रही है। लेकिन अगर आपको मंजिल नजर ही नहीं आ रही, आपके अंदर यही दिल में खटका रहेगा, मैं चल तो रहा हूँ, आया कि मैं सही रास्ते पर हूं भी कि नहीं हूं। नतीजतन क्या होगा कि आप थक जाओगे। आप थक गए, आप समझ लो आप फेल हो गए, आपका सक्सेस के कोई चांस ही नहीं रहे। समझ आई? तो शॉर्ट गोल। नेक्स्ट है जी आपकी जो निमोनिक्स। आपको निमोनिक्स टेक्निक्स के बगैर आपको सक्सेस, आपने क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज तैयार करने हैं, तो ये निमोनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि आप में से किसको पता है कनाडा का कैपिटल क्या है? कोई मुझे बताए, तो मुझे बताए कनाडा का कैपिटल क्या है? किसी को पता है? चलिए मैं बताता हूँ, कनाडा का कैपिटल है ओटावा। ठीक है, कनाडा का कैपिटल है ओटावा। अब उसको आप कैसे याद करते हैं? अब कनाडा को आप जरा स्पेलिंग लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि अभी ये स्क्रीन से ये कंप्लीट शो नहीं हो रही, तो उसको जैसे आप कनाडा को लिखोगे ना, CANADA, अड्डा या अंडा, अगर आप थोड़ा सा उसको अपने चेंज करो, तो वो अंडा बन जाता है, अंडा। ADA कनाडा, अंडा साउंड भी दे रहा है। जबकि उसका जो कैपिटल है वो ओटावा है। ओटावा के जो लास्ट लेटर्स को निकालो तो तवा बन जाता है। तो अंडा और तवा आपस में देखो डायरेक्ट कनेक्शन है। अंडा किस चीज पे बना है? तवे पे बने। आपने जब चंद सेकंड के लिए उस एमसीक्यूज पे आप ठहर गए, उसको सोचा, तो जैसे ही आप सोचोगे, आपने जहन में आपने कनेक्शन बनाया उसका, तो वो आपको कभी नहीं भूलने का। ये होती है निमोनिक्स टेक्निक। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है स्पेसिफिक रजिस्टर पर अपने नोट्स बनाओ। उसकी स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? आप मुख्तलिफ बुक से पढ़ोगे, कहीं से यूट्यूब से आपने सुन लिया, वो अपने रजिस्टर पे उतार लिया और एटसेट्रा किसी भी तरह। तो वो क्या करना है, आपका जो रजिस्टर है वो बुक लाइक नहीं होना चाहिए। आपके रजिस्टर में डायग्राम्स की सूरत में होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो रजिस्टर है वो डायग्राम्स की सूरत में हो, फ्लो शीट डायग्राम्स बनी हुई हो, रेक्टेंगल्स बनी हुई हो, आप वहां पर स्टाइलिश हो, डिफरेंट कलर्स के साथ आपने उस रजिस्टर को सजाना है बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो जो रजिस्टर है ना, वो आपके नोट्स, वो आपके साथ रहेंगे, वो चलते रहेंगे। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है, फिर भी वो रजिस्टर आपके साथ रहते हैं। क्यों? क्यों आपके साथ रहते हैं? क्योंकि आपको एक जॉब मिल गई तो आपने फिर दूसरी जॉब के लिए कोशिश शुरू कर देनी है। आपको 16 स्केल की जॉब मिल गई, आपने 17 के लिए मेहनत लाजमी करनी ही करनी है। बहुत कम होंगे जो रुक जाएंगे। जो 16 के लिए मेहनत कर सकता है वो 17 की कोशिश लाजमी करेगा। और लास्ट जो है, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गैदरिंग। आपकी गैदरिंग, आपकी कंपनी सबसे ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप 3-4 घंटे बैठ के कहीं पढ़ते हो, ठीक है, पास पेपर की बुक पढ़ते हो आप, और फिर जाके 2-3 घंटे एक ऐसे दोस्त के साथ बैठ जाते हो जो आपको माजी में ले जाता है, आपके बचपन की हरकतें याद करवाता है, या मोहल्ले के किस्से सुनाता है कि फलां बंदा आया था, फलां गया था। आपके वो जितनी भी मेहनत है ना, वो सारी जाया कर देनी है उस बंदे ने। वो आपका बचपन का भी दोस्त है ना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या आपका कोई गोल है बड़ा, आप उसको अवॉइड करो, अदरवाइज वो आपकी एनर्जी चूस लेगा। आपके साथ कोई अगर ऐसा बंदा रहता है, आपका कोई सीनियर, आपका कजन है, आपका भाई है, घर वाले हैं, कोई मोहल्लेदार है, कोई पढ़ा लिखा कोई भी हो, और वो आपको कहता है यार ये क्या तैयारी कर रहे हो, ये जॉब्स को मेरिट पे थोड़ी मिलती होती हैं, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी वहां पर। ऐसे बंदे से जिंदगी में उससे बात करना छोड़ देना आप, यकीन करें।
केविन हॉर्सले अपनी एक किताब में कहते हैं कि इफ यू कीप स्क्रैचिंग विद टर्कीज यू कैन नॉट फ्लाई विद ईगल्स। टर्की एक परिंदा है, आप समझ लो कि जिस तरह मुर्गी होती है, वो उसका क्या काम होता है, दरख्त के नीचे बैठ के सिर्फ ठंडी छांव में उसको कुरे देते रहना। देसी मुर्गी की हरकत होती है। वो कभी उड़ेगी तो नहीं ना ईगल की तरह, लेकिन अगर आप ईगल के बच्चों को मुर्गियों के साथ पालना शुरू कर दोगे तो वो कभी भी पहाड़ों में ऊंची उड़ान नहीं भर सकेगा। ये याद रखना बात। तो आपकी कंपनी बहुत ज्यादा मैटर करती है, सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्लियर है? अच्छा, अब ये नेक्स्ट स्लाइड नहीं होगी मेरे ख्याल से। अच्छा चलें, अभी आपकी जो क्यूरीज हैं एक दो वो मैं बता देता हूँ। चंद एक सवाल किए थे स्टूडेंट्स ने, वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी स्लाइड भी फॉरवर्ड नहीं हो रही, तो तकरीबन कोर्स कंप्लीट ही होगी बात। हाँ, सिर्फ ये रह गई थी, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है एक, कि आप जो तैयारी जिस तरह पीपीएससी एफपीएससी इनके थ्रू आपका रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट जब क्वालिफाई आप कर लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर एक सीट है पीपीएससी के थ्रू, तो वो इस एक सीट के अवज 5 बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जो जो टॉप 5 होंगे, जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, उनको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। अब वो मतलब जहां पर फिर इंटरव्यू में उन्होंने एक सिलेक्ट करना होता है। जब रिजल्ट बनता है तो क्या होता है कि आपके जो रिटर्न के मार्क्स थे, फॉर एग्जांपल आपने 70 मार्क्स ले लिए रिटर्न में, तो वो रिटर्न में काउंट होंगे कितने, 35, आधे हो जाएंगे। लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स आपने जितने भी लोगे ना इंटरव्यू में, वो उतने ही काउंट होंगे। 100% काउंट होंगे जितने भी आप परसेंटेज लोगे उसकी। ठीक है? तो ये मतलब मेरे साथ हुआ ऐसा। मेरे साथ एक कंपटीटर था, वो देने गए और बाद में हमने रिजल्ट शेयर किए एक दूसरे से। तो मैंने कहा यार मेरे तो रिटर्न में उससे 6 नंबर कम थे। मैं तो डर गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी हो गया था मतलब सिलेक्ट। मेरी जो पहले पेपर थे तैयारी के बाद, मैंने जो पहले पेपर दिए मैंने सब में नाम आया। मैं एज अ लेबर इंस्पेक्टर भी सिलेक्ट हुआ था, मैं एज अ असिस्टेंट सिलेक्ट हुआ था, और मेरे जिलेदार में भी नाम आ गया था। फिर इंटरव्यू नहीं दिया मैंने। है ना? ये इनको एडमिट करें जी, कौन होना चाह रहे हैं। तो वो जो इंटरव्यू, अब मेरा जो इंटरव्यू था, वो जो मेरा कॉम्पिटिटर था उसने तैयारी अच्छा जी, माजरत। ये हमारे जो है ना, असल में जहाँ मैं रहता हूँ तो पीछे सेंट्रल जेल है, मैंने भी बताया शायद। तो जब यहाँ पर कोई कैदी शैदी आ जाता, पता नहीं आज संडे है किसको पकड़ लिया, तो ये जैमर्स लगा देते हैं। तो ना मेरे मोबाइल का नेट काम कर रहा है, ना यहाँ वाईफाई का काम कर रहा है। तो खैर, तो मैं आपको क्या कहता कि मेरी तैयारी में इंटरव्यू की बात हो रही थी, मेरी तैयारी में और उसकी तैयारी में ये डिफरेंस था
कि जब मैं जवाब दे रहा था इंटरव्यू में, मेरे तो मुझे हर चीज क्लियर थी, तो मेरे इंटरव्यू में 78 मार्क्स थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार मैं तो एक दो ऐसे चवली मार के आया था, इतना ज्यादा वो था, लेकिन पता नहीं उनको क्या चीज पसंद आ गई, 78 मार्क्स उन्होंने दे दिए, जब मेरा कंपटीटर था उसको 70 से कम दिए। 78 मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो आपके इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और जो कि मोस्टली लक पर है, ये याद रखें आप। मतलब लक पे भी, मेहनत पे भी है, आपने किस किस्म की मेहनत की है। अच्छा, तो और उसके बाद फिर एकेडमिक मार्क्स, वो काउंट होते हैं, उनमें 3-4 नंबर का गैप आता है, जो कि आप कंपनसेट कर सकते हो अपने रिटर्न में। अच्छा जी, अब हम अपनी जो लास्ट एक दो बातें हैं मैं वो करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे मुझे आप कह दिया कि जिस तरह की क्लास चल रही है वाइंड अप कर दें। देखें, एक चीज याद रखना आप, पता नहीं अब मीटिंग कितनी देर चलती है, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको अभी पहले बता देता हूँ। ये जो हमारा दौर है ना, हमने जब सोशियोलॉजी वगैरह, साइंस बैकग्राउंड के बंदे हैं, जब सोशियोलॉजी पढ़ी, कोई ऐसे तैयारी वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के दौरान सोशियोलॉजी पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, तो मुझे लगा यार ये सब्जेक्ट तो बड़े काम के हैं। ये इन चीजों ने हमें सिखाया कि ये मॉडर्न एज इरा है, हम लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं। आज की जो यूथ है ना, वो कंफ्यूजन का शिकार है। क्यों? क्योंकि वो दो सिस्टम्स के दरमियान फंसी हुई है। याद रखें, ध्यान से बात को सुनना, दो सिस्टम्स के दरमियान में फंसी हुई है। हम एक रिलीजियस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, हमारे जो फैमिलीज हैं वो रिलीजियस हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, और हम ना प्योर इस्लामिक हैं और ना प्योर मॉडर्नाइज हैं। इस किस्म की सिचुएशन इंसान को घुमा के रख देती है, हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अब मैं वैसे आपको किसी को मतलब ये तो नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप प्योर इस्लामिक बन जाएं, वो भी बहुत मुश्किल है। मॉडर्नाइज बनना तो हमारे लिए हमारे तो बिल्कुल हमें खत्म कर देगा वो तो, लेकिन हम फंसे हुए हैं, तो हम कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। इसके अलावा और भी इस जमाने की बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे जहन पर हावी रहते हैं। तो आपको जब दिमाग का इशू हो, आपकी जब कंसंट्रेशन लूज हो रही है, आपका फोकस नहीं बन रहा, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, आप कंसल्ट करो किसी साइकाट्रिस्ट से लाजमी। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अब साइकाट्रिस्ट अवेलेबल होते हैं, आप उनसे जाकर डिस्कस करो, मेरे साथ ये कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं। इसका हरगिज मतलब नहीं होता कि आप दिमागी तौर पे जो ना पागल हो रहे हो, ऐसी बात नहीं है। ये आपके लिए जरूरी है, आप जा सकते हो। आप कैलकुलेटेड डिसीजन लेना सीखो। कैलकुलेटेड डिसीजन कैसे लिया जाता है? आपकी इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा बेहतर होगी, आपकी इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा प्योर होगी, रिलायबल सोर्स से होगी, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकोगे। हमारा मसला यही है कि हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। थर्ड चीज, कंसिस्टेंसी और फोकस। आप कॉम्पिटिटिव, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी नहीं है। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, 4 घंटे तो पढ़ते रहे लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं, तो उसका क्या फायदा? केविन ऑर्सले कहते हैं कि बिजीनेस इज इक्वल टू लेजीनेस। बिजी तो हैं साहबजादे, 5 घंटे से बुक तो पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं। बिजीनेस इज इक्वल टू लेजीनेस। उसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या? कि विल पावर, आपकी कुव्वत इरादी। पुरानी हो गई ये बात, कुव्वत इरादी विल पावर नहीं। अब आपको चाहिए वाई पावर, वो क्लियर है, उसमें ज्यादा क्लैरिटी है। विल पावर आपको पता ही नहीं है वो होती क्या है। आप वाई पावर निकालो, कोई भाई मैं ये पढ़ रहा हूं तो इसकी कोई रीजन भी तो होगी ना, कोई काम भी तो, क्यों कर रहा हूं मैं? वाई पावर, दिस इज वाई पावर। आप कोई काम करने लगे हो, क्यों करने लगे हो? कोई काम छोड़ने लगे हो तो क्यों छोड़ने लगे हो? तो ये आपकी वाई, वाई आपको जितना क्लियर होगा, वाई इज क्लियर, हाउ इज इजी। ठीक है, इफ वाई इज क्लियर, हाउ इज इजी, याद रखना बात को। ये जो चीजें हैं जी, तो बहरहाल बस मेरी तरफ से यही है। हाँ, मेरी क्या क्यूरी मैंने बताई नहीं बताई? क्यूरी नहीं बताई, चले एक दो सवाल हैं वो मैं बता देता हूँ बच्चों के। एक तो ये कि मोटरवे से
क्वेश्चन किया था कि जनाब ये मोटरवे पुलिस में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो आप जाओ जिस मर्जी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने इंडो पाक हिस्ट्री कर ली है, अगर आपने ज्योग्राफी कर ली है, इंग्लिश कर ली है, मैथमेटिक्स कर ली है, ठीक है जी, तो आप जहां मर्जी अप्लाई किया, जो मर्जी पोस्ट है वो एफपीएससी के थ्रू है, पीपीएससी के थ्रू है, डिपार्टमेंट के थ्रू है, आपका सब्जेक्ट आपको वहीं से आएगा पेपर। डिपेंड करता है आपने कितनी अच्छे सोर्स से तैयार किया है। ठीक है जी। हाँ, डिपेंड करता है ना आपकी पोस्ट का सिलेबस क्या है। अगर वो सिलेबस है पाकिस्तान स्टडी तो वो पीपीएससी की हो, एफपीएससी की, जहां मर्जी सेम ही आएगी। अच्छा जी, और आपका क्या क्वेश्चन था जी? असिस्टेंट एलडीसी यूडीसी, हाँ भाई, कोई पेपर में फर्क है? कोई फर्क नहीं होता पेपर में ज्यादातर। बाजों का 11वें स्केल का पेपर 16वें स्केल से भी मुश्किल आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, एक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने छोड़े इसको, पता नहीं, पूछ लीजिएगा अगर आप इधर हैं तो। वो मेडिकल के स्टूडेंट है सरगोदा से। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की सीट के लिए क्या अलग तैयारी करते हैं? नहीं, मैंने इसका जवाब पहले दिया था। ठीक है जनाब के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से पेपर सेम ही होता है, इंडो पाक हिस्ट्री सेम रहेगी हर जगह पर, उसके जो मेजर इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, तैयारी करें बस। पीपीएससी की तैयारी के लिए पास पेपर पहले करें या सब्जेक्ट, मैंने बताया है। अगर आप इंडिविजुअल खुद से तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट उठा के बैठ गए, आपसे सब्जेक्ट खत्म ही नहीं होना। आपको क्या पता सब्जेक्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट। खुद से तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्ट भी उठाओ, फिर पास पेपर भी उठाओ, दोनों को साथ लेकर चलो। ठीक है, ताकि आपको पता लगे यार मैं सब्जेक्ट तो कर रहा हूँ एटलीस्ट। जब तक आपके 30-40 पेपर ना हो जाए, सब्जेक्ट उठाओ ही ना। ठीक है, आप ऐसा ना हो ना कि आप पता नहीं क्या क्या तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी, और फिर है जी, टेस्ट की तैयारी में कितना वक्त लगता है भाई? डिपेंड, 2 साल में आप एमएससी करते हो, 2 साल में बीएससी करते हो, 2 साल में फॉर एग्जांपल, 4 साल में डिग्री आपकी कंप्लीट होती है बीएस की। हम ये चाहते हैं कि यार 3 महीने तैयारी करें पीपीएससी की और हम सक्सेसफुल हो जाएं। ऐसा नहीं होगा यार, आप 1 साल का तो वक्त बनाओ ना एटलीस्ट, कि हाँ 1 साल तो मैं तैयारी करूँ ना। तो इतना टारगेट रखो कम से कम, कि भाई इतना वक्त लग सकता है, फिर जाके आपकी तैयारी मेच्योर होगी। आप मेच्योर हो ना हो, तैयारी मेच्योर होगी साल में जाकर। तो डिपेंड करता है आपके आपकी एफर्ट पर। ये अजीब क्वेश्चन होता है वैसे, पीपीएससी की तैयारी में कितना वक्त लगता है भाई? आप कितनी कितनी मेहनत करते हो, आपके पास कितनी ज्यादा रीडिंग कर सकते हो, कितनी मेंटल कैपेबिलिटी है आपकी रिटेन करने की, वो सब चीजें मैटर करती हैं। अच्छा जी, एक सवाल आया था, एक सवाल, अच्छा मैं ये सवालों को जवाब देता हूँ फिर आपकी ना ये चैट पढ़ लेता हूँ। तो सवाल है, दरस निज़ामी में मैंने किया हुआ और एनटीएस देना चाहती हूँ, 45 ईयर एज है भाई। पहली बात तो आपका जो दरस निज़ामी है वो किस क्लास के इक्वल है, आप पहले तो ये देख लें। इंटरमीडिएट के इक्वल है, बीएससी के इक्वल है, मुझे नहीं पता। अब पहली बात ये, आप इक्विवेलेंट देख लें तो उसके इक्विवेलेंट जो जॉब आएगी उस पर अप्लाई कर सकते हो। अब जॉब में रिलैक्सेशन अगर आपकी 45 तक है तो फिर आप कर लो। डिपेंड करता है ना आपकी जॉब कौन सी है, कहाँ पे। पीपीएससी एनटीएस के पेपर का पैटर्न क्या होता है, पीपीएससी की तैयारी कर लो तो एनटीएस की तैयारी हो गई समझ लो। अच्छा जी, दरस निज़ामी इक्वल टू एम ए इस्लामियात, ठीक है। आप फिर अगर एम ए इस्लामियत के इक्वल है तो वो एक ही बात है, फिर आपको कोई इशू नहीं है, आप करें। लेकिन एज रिलैक्सेशन तो देखनी पड़ेगी ना कि सीट क्या है। अगर उन पर एज रिलैक्सेशन दी हुई है तो फिर आप करें। ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये है जनाब, बस ये सीएसएस वाला, अगर कोई स्टूडेंट जिन्होंने पूछे थे सीएसएस के बारे में अगर हैं तो फिर मैं रिप्लाई करता हूँ, वरना नहीं करता। जिन्होंने पूछा था ना सीएसएस के बारे में, वो अगर हैं, क्योंकि हमारा 1 पेपर बेस्ड था ना, ये अभी ये जो हमारा वेबिनार हो रहा है। अच्छा, ये चैट इधर से चले, अभी कंटिन्यू रहे ना जमान, कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं है, बस जो बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उनको मौका दे दें कि वो क्वेश्चन कर लें सर। अच्छा, मैंने 1 मिनट अभी आंसर किए, और ये जो जिनकी चैट आई हुई है ना, मैं पहले वो देख लूँ।
हुमैरा जी नवाज सर। सर, आप क्लासेस देते हैं, टेस्ट की देते हैं, तो यूं ही समझ लोगे देते हैं। तो हाँ देते हैं, वैसे पंजाब ऑफिसर एकेडमी में ना पढ़ाते हैं हम। तो मैं, क्योंकि ये फ्री वाला मतलब वेबिनार था, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि भाई मैं आपको मैं एडवर्टाइजमेंट, मैं तो ऐसे ही बस स्टूडेंट्स को गाइड करने आया हूँ आप लोगों को। ठीक है जी। दानिश मुमताज क्या कहते हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लेना जी सर। एफपीएससी में कितने मार्क्स हों तो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इसका कोई कंसर्न नहीं है। आपके मार्क्स का पेपर आसान आ जाए तो मेरिट बढ़ जाएगा। 90 प्लस पे जाके लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं। डिपेंड करता है, देखिए आपके इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए डिपेंड करता है कि सीट कितनी है, नंबर 1। नंबर 2, पेपर आसान है कि मुश्किल आया है। एफपीएससी में मेरिट ज्यादा बनता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप मतलब ऑन एन एवरेज 60-70 वाले वो चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ सीटें पेपर ज्यादा मुश्किल आ जाए 80 प्लस पे भी चले जाते हैं। मेरिट 80 वाला वो जाके लेगा सेशन, वो इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा। अच्छा जी, मारिया इरशाद कह रहे हैं सर, मैंने काफी दफा स्टार्ट किए पास पेपर बट कंसिस्टेंट नहीं पढ़ पाई, इसका कोई सॉल्यूशन बता दें जी। इसका सॉल्यूशन सबसे नंबर 1, गैदरिंग। आप आप कोई मतलब गैदरिंग करें, अपनी कोई फेलोज को ढूंढें, अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, 3-4 टारगेट बनाएं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपने कहीं से सेशन वगैरह लिए हुए हैं, सब्जेक्ट वगैरह तैयारी की हुई है इस तरह से ना, तो फिर आप कहीं टेस्ट दो। अब आजकल ना मुख्तलिफ ऑनलाइन कहीं ये चला चला हुआ है, थोड़ी बहुत फीस में वो सिलेबस देते हैं आपको, और वहां फिर आप टेस्ट देते हो, वो बेहतर है, वो कर लो आप। अच्छा जी, ठीक है। केपीपीएससी, अच्छा जी केपीपीएससी, ये केपी का होगा तो उसकी तैयारी सेम ही है, सब्जेक्ट सेम ही है। ठीक है, तो उसमें जहाँ जो जो भी तैयारी होगी, जनरल नॉलेज की तैयारी सेम ही होती है। हाँ आप जरा ये है कि आप उनके पास पेपर निकाल लें मजर केपीपीएससी के, और वहाँ पास पेपर में देखें कि यार इसमें किस नौइयत के क्वेश्चन आ रहे हैं। डाटा जो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, इस्लामियात का है, देखो इस्लामियात का डाटा क्या चेंज होगा, कि आप दुनिया जहान में कहीं भी चले जाओ, जहाँ इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन की बात होगी तो सेम ही होता है। ठीक है, डाटा बैंक थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो आप पास पेपर से कवर करोगे। सब्जेक्ट जहां से भी करो, सब्जेक्ट सेम ही होना है। पास पेपर रिवाइज करो वहां के बस, और सब्जेक्ट करो। एमबी सेकेंडरी से ये क्या पैटर्न होगा। अच्छा, चलिए मैं आपको जवाब, देखिए अगर यार मेरे ख्याल से जो एमबीबीएस वाले हैं उनको तो टाइम ही नहीं मिलता, बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं। आप सुकून से कर लो एमबीबीएस, क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर आपने कुछ करना है, फॉर एग्जांपल सीएसएस में, आप ये जो है ना कौन से सब्जेक्ट सूट करेंगे, इस सवाल को काटा लगा दो अबू बकर, इस सवाल पे काटा लगा दो कि कौन से सब्जेक्ट सूट करेंगे, इस तरफ जाओ ही ना। आपको कंपलसरी 6 पता है ना, तैयार करो। आप के पास अगर 2 साल हैं, आपकी इंग्लिश में वीकनेस ना हो, 2 साल के बाद आपकी एसए प्रेसी ये वीआईपी हो जाए। कोई अच्छा मेंटोर देख लो, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। आपको जनरल साइंस एबिलिटी वैसे पास हो जाएगी, आप बस मैथ के कर लोगे थोड़े बहुत। आपकी पाकिस्तान स्टडी वैसे वो सब ये रटी होती है आप लोगों को, तो मतलब हो जाएगी ना आगे। इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी कर लोगे आप। हाँ करंट अफेयर, सीएसएस की बात करें तो थोड़ा करंट अफेयर, आप बस करंट अफेयर के लिए आर्टिकल पढ़ो डेली डाउन के, आपकी वोकैब भी इंप्रूव हो जाएगी। और बाकी इंग्लिश पर मेहनत करो, और ऑप्शनल का सोचना छोड़ दो, कौन से सब्जेक्ट सूट करेंगे इस बात को छोड़ दो। आपको वो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट सूट करेंगे। उर्दू और इस्लामियत की तैयारी के लिए एफपीएससी से रिलेटेड कोई बुक या वेबसाइट सजेस्ट कर दें। यार वो जो वेबसाइट मैंने आपको बताई ना, पाक एमसीक्यू, उसमें इस्लामियात के उर्दू उर्दू के हैं आई थिंक ना, तो वो वहीं से करें। अच्छा, और दूसरा एफपीएससी आप पेपर, जब आप पास पेपर देखते हो, आप उर्दू के लिए पास पेपर का वो जो पोर्शन है ना वो रिवाइज करो मैक्सिमम। कुलीद उर्दू ग्रामर से कर लो आप, कुलीद उर्दू की जो बुक है ना, वहां से ग्रामर कर लो आप, वो अच्छी ग्रामर दी हुई है। ठीक है, उर्दू के लिए।
अबू बकर क्या कहते हैं, सर राइटिंग स्पीड भी थोड़ी स्लो है। राइटिंग स्पीड हो जाएगी स्लो जब आप सही हो जाएगी, जब आप तैयारी प्रॉपर करोगे, टेस्ट वगैरह दोगे तो वो हो जाएगी। आपकी बस बेसिक ठीक होनी चाहिए। अब बताएं जी, किसी का और कोई सवाल है? राइटिंग स्पीड आपकी क्यों स्लो है? आप ने तो काफी लिखना होता है, आप स्लो होनी तो नहीं चाहिए। जी, कुछ आप में से कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब शुरू से लेकर अभी तक लेक्चर में रहे हो? अच्छा जी, हफ्सा का मुझे रिपीट हो रहे हैं भाई। ये वॉइस ज़मान, ये वॉइस को क्या हुआ, ये दोबारा क्यों आ रहा है? ज़मान, आप जी ठीक जी है? सर। अच्छा, ये वॉइस थोड़ी खराब हो गई थी। अच्छा, मुझे इनका आंसर दे दे, 2-3 सवाल आ गए। अच्छा जी, हफ्सा क्या कहते हैं, केपीपी एससी के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं? अच्छा देखिए जी, पीपीएससी का तो हमें अंदाजा है, केपीपीएससी का अंदाजा नहीं है, साफ सी बात है। ठीक है, पहली बात तो ये। हाँ, ये है कि आपको अगर वो पाकिस्तान स्टडी से पूछेगा, ठीक है, तो वो सेम ही होने हैं जहां से मर्जी। इंग्लिश देखो, इंग्लिश का पूछ लेगा, पाकिस्तान स्टडी का पूछ लेगा, जनरल नॉलेज में पूछ लेगा, ज्योग्राफी से पूछ लेगा। ठीक है, इसी किस्म के सवाल होने हैं, पाकिस्तान में कहीं भी चले जाओ इसी तरह के सवाल ही होने हैं। आपको सब्जेक्ट में जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आने चाहिए। आपसे पूछ लेगा 1909 में किस तरह की इस्लाहत हुई थी। आपसे पूछ लेगा जनाब दिल्ली पैक्ट क्या था, लखनऊ पैक्ट क्या था, हाँ, लखनऊ पैक्ट पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे पूछ लेगा जो है लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से होते हैं, इस किस्म के सवाल पूछ लेगा। आपसे पूछ लेगा कोई टेंस पूछ लेगा इंग्लिश का। डिपेंड करता है आपकी मतलब किस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है अहमद मोहम्मद अहमद, सर मेडिकल का रिलेटेड बता दें, रिलेटेड टू पीपीएससी। मेडिकल का रिलेटेड बता, ये मुझे नहीं समझ आई आपकी बात अहमद। मेडिकल के रिलेटेड, मेडिकल देखो पीपीएससी की जो जॉब्स होती है ना, वो वो कहते हैं कि हमें जनरल ग्रेजुएशन चाहिए। अगर किसी की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है, वो ग्रेजुएशन के इक्वल है, आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे एमबीबीएस हो, आप इंजीनियर हो, जो मर्जी हो। हाँ, अगर मेडिकल के रिलेटेड हो तो मेडिकल के रिलेटेड पोस्ट आती हैं, आप उस पर अप्लाई कर देना। उस पर लिखा होता है जनाब एमबीबीएस वाले रिक्वायर्ड है, बस। नेक्स्ट देखें, फेडरल हो या जो भी हो, पहली बात तो सिर्फ फेडरल की बात नहीं होती, आपके पोस्ट की बात होती है। आप फॉर एग्जांपल एफआईए की पोस्ट के लिए आप जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपसे इंग्लिश पूछेगा वो, आपसे करंट अफेयर पूछ लेगा, कोई ना कोई करंट की बात पूछ लेगा, अफगानिस्तान अफगान महाजरीन के बारे में पूछ लेगा, फलस्तीन इशू के बारे में थोड़ा पूछ लेगा, मिसाल के तौर पे। क्या सॉल्यूशन है? आप याद रखें एक बात, एक याद रखें, आप इंटरव्यू के कई क्वेश्चन आए, बच्चे कंफ्यूज हैं, पता नहीं ये वो बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू होना है या वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं। इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक ही नहीं हो रहा होता। ध्यान से बात को समझना, इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। आप किस तरह से रिप्लाई कर रहे हो, किस तरह से सॉरी कह रहे हो। आप आया के कोई जवाब दे भी सकते हो कि नहीं दे सकते। आपसे वो इंग्लिश का टेंस पूछ ले, आपको अच्छा भला आता होता है, नहीं आप, ठीक है, आप नहीं जवाब दे पाते। इसी तरह और बाकी चीजें हैं, तो डिपेंड, आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करो कर रहा होता है वो। आपको मेरी जो बुनियादी चीजें हैं वो आनी चाहिए, आपको इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, ज्योग्राफी, मैप वगैरह इन चीजों का पता हो। जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हो, जिस इदारे के लिए जा रहे हो उसके अंदर शॉर्ट फॉल पता हो, उसमें आप कुछ एडिशन कर सकते हो वो पता हो आपको, ये चीजें जरूरी होती है। अच्छा जी,
चाहे वो फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, कोई इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सीएसएस का थोड़ा सा बता दें जी रफाहत, क्योंकि सिग्नल नहीं। सीएसएस के बारे में क्या पूछना आपने, पूछे। अच्छा देखें कारवान वालों की अगर तो है सिर्फ वो टॉपिक वाइज, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं, साफ सी बात है। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी है ना मुख्तलिफ बुक्स में, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। आप वो सिर्फ बुक भरने के लिए, वो मोटी मोटी बुक्स हैं, याद रखना, बुक भरने के लिए मोटी मोटी बुक्स हैं। आप इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन याद करोगे, आप स्ट्रक हो जाओगे, आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन याद नहीं होनी। आप क्या करो, आप पास पेपर पढ़ो और उससे अंदाजा लगाओ कि कौन सा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चाहे आप कारवान पढ़ो, चाहे आप सब्जेक्ट पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, याद रखना बात को। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट, वो आपसे इतना नॉलेज जो है ना काबू ही नहीं होना। ठीक है मारिया। तो पास पेपर्स की बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पास पेपर पढ़ो। याद है, देखो पास पेपर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अब आप जब पढ़ोगे ना, पहले 8-10 आपने पढ़ लिए, पास पेपर पढ़ लिए, उसके बाद क्या होगा कि वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अब कोई एक अकबर बादशाह के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आपने 2-4 पेपर पहले पढ़ी, और अब नेक्स्ट दोबारा कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आ गई, तो आपको क्लिक होगा जहन में, यार मैंने ये पढ़ी थी, फला इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। आप उसको उसी एमसीक्यू के साथ ऐड करते जाओ, आपका डाटा बैंक बन जाएगा बस। आप क्यों, आपने कारवान वालों की बुक लेनी है। ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फॉर एग्जांपल ओआईसी के बारे में 8-10 बातें पूछता है फॉर एग्जांपल। आप जब वो पढ़ते जाओगे तो 8-10 वो एमसीक्यूज याद होंगे, आप उनको कलेक्ट करो बस। आयशा नूर क्या कहती है जी, सर इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट कहाँ से प्रिपेयर करें, उनके लिए भी पास पेपर से करनी है। अच्छा पास पेपर तो उनकी तरह मिलेंगे नहीं भाई, क्योंकि हमारी ये जनरल नॉलेज के तो मैं बता सकता हूँ इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से तैयार करें, ये एक्चुअल नहीं बता सकता। हाँ जनरली अगर जो लिटरेचर वाले हैं वो ये देखा जाता है कि पहली बात तो उनका सिलेबस वो बताया होगा यकीनन। दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज में जो फॉरेन ऑथर्स की बुक होती है, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, इसका मुझे पता है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जो फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ाई जाती हैं, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लें, इस तरह की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, उन वहां से वो टॉपिक्स ठीक है कलेक्ट करके ऑनलाइन ही कर लें, वहां से तैयारी की जाती है। जी माइक मेरा फिर डबल हो गया, सामान इसको देखो क्या है ये। अब ठीक है। अच्छा जी ठीक है आयशा, तो साइंस का मैंने बता दिया, इंग्लिश लिटरेचर का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। अच्छा जी, बीए के बाद एग्जाम देना बेस्ट है या फिर ग्रेजुएशन के बाद, और साइकोलॉजी में सब्जेक्ट हो तो। अच्छा मुझे ये बताएं कि बीए और ग्रेजुएशन में फर्क क्या है। रफाहत, अगर आप माइक ऑन कर सकते हो तो मुझे जरा ये समझाओ, बीए के बाद एग्जाम देना बेस्ट है या फिर ग्रेजुएशन के बाद, मुझे ये थोड़ी सी बात मुझे समझा दो, मुझे समझ नहीं आई। और एग्जाम कौन सा, सीएसएस या पीपीएससी। बीए को भी तो ग्रेजुएशन ही कहते हैं ना। देखें बीए हो, एमए हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, जब आपकी तैयारी होगी आप टेस्ट दे दें, एग्जाम दे दें, बस बात खत्म है। साइकोलॉजी में सब्जेक्ट हो तो क्या है, अब वो साइकोलॉजी वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं कुछ। ठीक है। तो आपकी जब तैयारी हो गई, आपको जब आप देखें तैयारी का कैसे पता लगे, आप मॉक दे रहे हो कहीं, सीएसएस की मैं बात कर रहा हूँ, आपने कहीं मॉक दे दिए, ठीक है, आपको वहां कंफर्म हो जाएगा कि मेरी तैयारी कैसी है, आप एग्जाम अटेम्प्ट कर दो, बात खत्म। आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर दो, आपके जो चांस है ना वो जाया नहीं होगा। चांस जब जाया होगा जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओगे। ठीक है रफात। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद, सर आई सेड जैसे आपने बताया इंग्लिश उर्दू।
देखें एमसीक्यूज आपके उस वक्त रिलेटेड आएंगे जब कोई पोस्ट आई और उस पोस्ट पे डिमांड थी। आप सिलेबस देखोगे ना, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल कोई इकोनॉमिक रिलेटेड सीट आ जाती है, वो कहते हैं एमएससी इकोनॉमिक्स बंदा चाहिए, और सामने सिलेबस पे लिखा होता है 80% सब्जेक्ट रिलेटेड, 20% जीके। तो समझ लें आप, इस 80% सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा। वो अगर आप मेडिकल के हो तो मेडिकल से आएगा, इकोनॉमिक्स से है तो इकोनॉमिक्स से आएगा। डिपेंड करता है आपके सिलेबस पर, पोस्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट है अबू बकर। अच्छा सर, डोगर बुक्स का बहुत बोला जाता है रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनके बारे में। अच्छा देखें, अब पता नहीं अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएसएस की बात कर रहे हो कि पीपीएससी की। अगर तो बात कर रहे हो सीएसएस वगैरह की, तो याद रखिए ये जो मार्केट वाली बुक्स हैं ये कॉपी पेस्ट होती हैं, गूगल से उठाया डाटा। अच्छे अच्छा वर्ड्स टाइम की भी मैं बात कर रहा हूँ कि ये गूगल से उठाते हैं टॉपिक्स को और छाप देते हैं अपनी बुक्स को मोटी मोटी बना के, और ज्यादा ज्यादा पैसे लेकर बेचते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है। बाकी अब पता नहीं कौन कौन आपको बोलता है डोगर की बुक है, अब पास पेपर की बुक है तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन पास पेपर मीन सीएसएस के नहीं, पीपीएससी के पास पेपर वो ठीक है। सीएसएस के पास पेपर मैंने खुद वो पढ़ी हुई है, वो सारी ऐसे ही बस वो आर्टिकल उठाए हैं गूगल से कहीं ना कहीं से और उनको पेस्ट कर दिया। कोई इतनी एफर्ट नहीं करता भाई। अगर आप सीएसएस की बात कर रहे हो, आपको टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे, उनको अरेंज करना पड़ेगा, उनको सेट करना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा, अच्छे मेंटोर से इवैल्यूएशन करवानी पड़ेगी। ठीक है। फिर आपको, आपके लिए वो रिलायबल होंगे, आपको इत्मीनान होगा। अच्छा, रफात कहते हैं सीएसएस के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, और सीएसएस के सब्जेक्ट के बारे में मैं क्या बताऊं, तो पूछो आप मुझसे। देखें, पहली बात तो जब अगर अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, तो आप कंपलसरी पे मेहनत करो। ऑप्शनल के बारे में सोचना छोड़ दो। अगर आपके पास 1 साल है, तो अगर आपके पास 1 साल है तो फिर आप ऑप्शनल को सोचो ही ना। आप कंपलसरी पे मेहनत करो, कंपलसरी की वैल्यूएशन करवाओ। आप जब फुली सेटिस्फाइड हो जाओ, देखो कंपलसरी में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आप ऑप्शनल तो 33% नंबर लेके पास हो जाते हो, मतलब कुछ में आप बहुत अच्छे मार्क्स भी ले लोगे, कुछ में मतलब फेल होने का डर कम होता है। ठीक है। और बुक जो है, बुक आप देखो, किप्स की बुक ले लो फॉर एग्जाम्पल। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की उनकी अच्छी है, एसए की भी अच्छी है, लिखना आपने खुद होता है। वो बुक्स वगैरह ही सिर्फ नोट्स की तरह होती हैं। आप वर्ड्स टाइम की बुक ले लो, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की मुख्तलिफ बुक्स हैं। ठीक है। तो बुक तो आपको लेनी पड़ेगी। कोई एक एक बुक ले लो आप कोई भी अच्छे राइटर की, और एक मतलब पहले वो पढ़ लो, फिर कोई बुक आप ले लो जो रिकमेंडेड हो। बस उससे आपकी राइटिंग में निखार आ जाता है। अच्छा, आयशा नूर कहती है सर हम पीपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठ के कर सकते हैं, और क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एकेडमी जरूरी है? देखें, मैंने अब पता नहीं मेरी वॉइस आपको गई है या नहीं, इंटरव्यू के लिए तो आपको प्रिपरेशन लाजमी करके जाना चाहिए, कहीं से किसी टीचर से। मैंने आपको बताया, मैं रिपीट करता हूँ कि जब हमारा इंटरव्यू था कहीं मतलब इस पोस्ट के लिए, तो मेरे रिटर्न में कम थे मार्क्स। तो जो मेरा कंपटीटर था, मैं उसको बताने से घबरा रहा था कि यार मेरे तो पता नहीं कितने मार्क्स से याद नहीं, तो 60 पता नहीं 66 थे, वो रिड्यूस हो गए 33 हो गए थे। तो उसने बताया तो उसके वो 30 मतलब 3-4 नंबर ज्यादा थे मुझसे। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा पता नहीं मेरे बाई चांस ही मेरी सिलेक्शन हो गई, क्या हुआ है, मैं घबरा गया। तो उस वक्त मैं, हालांकि तैयारी मेरी इतनी इमेच्योर ही था, मैं ज्यादा मतलब अच्छी तैयारी मेरी नहीं कर, उस वक्त 5-6 महीने हुए थे तैयारी के, शुरू शुरू के टेस्ट थे। और इंटरव्यू में देखा तो मेरे 78 मार्क्स थे। तो मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि मैंने कहीं से सेशन लिया हुआ था, अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ था, तो मेरे बोलने का, समझाने का, बताने का अंदाज अलग था। उसने पास पेपर से तैयारी की हुई थी, तो वो उसका अंदाज अलग था शायद। इस तरह का वो फर्क है, फर्क आ जाता है बहरहाल। तो आप घर बैठे भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट फिर कहीं से ना, आप पाकिस्तान स्टडी को अच्छी तरह पढ़ लो, ज्योग्राफी को अच्छी तरह पढ़ लो, इस्लामियात को सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। सब्जेक्ट वाइज का मतलब है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट को देख के पढ़ो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पढ़ना आपने, उसमें से सारा सारा नहीं रट्टे लगाने बुक्स, वरना ऐसे आप समझ ही नहीं आएगी क्या क्या करूं क्या छोड़ूं।
ठीक है, घर बैठ के तैयारी करें, पास पेपर करें, यूट्यूब से लेक्चर्स निकालें कहीं से अच्छे लेक्चर्स। जहांगीर इंसाइक्लोपीडिया बुक बेस्ट है फॉर पीपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है, आप करते हो, आप इंसाइक्लोपीडिया बुक से करो तैयारी, लेकिन लेकिन देखो, आपने ये देखना है कि भाई पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, आपको कोई कह देता है जहांगीर वर्ड्स टाइम की बुक से जहांगीर का इंसाइक्लोपीडिया तैयार करना शुरू कर दो, आपको कैसे याद होगा वो? देखो कि सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कहीं से लेक्चर्स लिए हुए हैं, आपके लिए वो नोट्स जो आपने कहीं लेक्चर से आपने रजिस्टर पर नोट किए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है आपके पास पेपर, वो कर लो। तीसरे नंबर पे आप जो मर्जी करो, जहांगीर करो, डोगर करो, एग्जाम विडा निकालो, जो मर्जी करो आप, वो सेकेंडरी चीजें बस। ठीक है जी। आयशा, रफात कहती है ना सर बस बैचलर डिग्री है, बीए बैचलर, बीए बैचलर डिग्री है, ठीक है। अच्छा बैचलर डिग्री है, तो ग्रेजुएशन और बैचलर में क्या फर्क है भाई? वो मतलब 4 साल हो जाता है। बीए को भी ग्रेजुएशन कहते हैं। असल में ना अब बीए खत्म हो गया ना, 2 साल, वो 4 साल रह गया। आप शायद पता नहीं उस सेंस में कर रही हैं, क्या बात है। बहरहाल, आप चाहे बीए है, ग्रेजुएशन है, बैचलर है, आप अगर उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरी आती हैं, आपकी तैयारी है, तो आप दो पेपर, कोई मसला नहीं है। तैयारी करके सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, जैसा फिजिक्स की। अच्छा, इसका क्या तरीकाकार होता है? देखो, इसका ये होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ जिस तरह कायदे आज़म है, इसका सिलेबस निकालते हो। इसका सिलेबस निकालते हो कायदे आज़म या पंजाब यूनिवर्सिटी का, कि पंजाब यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, किस किस बुक से पढ़ाए जाते हैं। ये एक जनरल तरीका है। आप उन टॉपिक्स की तैयारी करते हो, क्योंकि वहां फॉरेन ऑथर्स की बुक वाले टॉपिक्स, वहां से तैयारी करो आप। क्यों? क्योंकि जनरल जो है ना, जनरल टॉपिक्स, आपके जो पढ़ाने वाले कितने कुलीग्स होंगे जो फिजिक्स की तैयारी करा रहे हैं? बहुत बेशुमार लोग। कितने होंगे जिन्होंने एमसीक्यूज को रटा, एफएससी और मैट्रिक की तो बुक्स को रट्टा लगा होता है, लोग कई कई सालों से पढ़ा रहे होते हैं, एकेडमी में अलग और उधर उधर अलग। जो मेरिट का डिफरेंस आता है, याद रखना, दो चीजों में डिफरेंस आएगा आपका। फॉरेन ऑथर की बुक से कोई आर्टिकल रीड किया हुआ है, और नंबर दो, वो जो 20 नंबर का जनरल नॉलेज होता है, वो बहुत फर्क क्रिएट करता है, यकीन करें आप। हमने देखा है, जब हम तैयारी करते थे आज से 4-5 साल पहले, तो जो स्टूडेंट्स थे ना हमारी एकेडमी के, मुल्तान में हमने तैयारी की थी, तो जो स्टूडेंट्स थे हमारी एकेडमी के, उनके सब्जेक्ट में वो क्वालिफाई कर जाते थे, क्योंकि वो 2-4 नंबरों का मार्जिन ले जाते थे। ये मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ। तो जनरल नॉलेज की इसी तरह तैयारी करें साथ साथ। ठीक है जी रफात, थैंक यू, आपने मेरे नॉलेज में इजाफा किया। ग्रेजुएट होता है 16 ईयर्स, और 16 ईयर वाला तो मास्टर्स होता है। चले, वो आजकल की जो साइंस है ना, बीएस वाला, वो ग्रेजुएट होता है वैसे, क्योंकि हम बीएससी वाले हैं हम एक्चुअली। तो बीएससी वाले वो ग्रेजुएट हो जाते थे, फिर हम 2 साल और करके मास्टर्स बन जाते थे। अब सिस्टम अलग है। चलिए कोई बात नहीं, बीए एंड ग्रेजुएशन 16 सेम होते हैं, 14 साल से डिग्री होती है। चल, और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। बाकी मेहनत करें, डीमोटिवेट ना हो, ठीक है, ट्रैक पे रहें, कंसिस्टेंट रहें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जमान। जी जी सर जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुस्तनसर साहब, आप इधर ही हैं? जी जी उस्मान भाई, मैं इधर ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सर रागिब साहब का बहुत बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से जो है ना हमारे लिए वक्त निकाला, और माशाल्लाह इतने अहम टॉपिक पे जो है ना वो गुफ्तगू फरमाई। अ, और मैंने पूरा
ऐसा लग रहा था कि अब अपनी जो है ना फील्ड डिस्टॉर्शन है, आपकी आवाज क्यों नहीं मुझे क्लियर आ रही, बाकियों को भी नहीं आ रही। डिस्टॉर्शन है, आपके नेटवर्क का इशू है। हमारे साथ जुड़े रहे कि HREWS का प्लेटफॉर्म जो है वो वेलफेयर के हवाले से, मेडिकल के हवाले से एक अहम है, वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर हमारे बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप उस पर वर्क करें। और साथ में मैं सिर्फ इतना ऐड करता जाऊंगा कि आप जो है अपनी फील्ड के हवाले से सिर्फ अपना मिशन जो है वो पैसा कमाना ना रखें। अपना मिशन सिर्फ इसलिए ना रखें कि मैं दुनिया में कामयाब हो जाऊं। आप अपनी फील्ड के हवाले से साथ साथ इस्लाम के बारे में भी काम करें। दिन में थोड़ा करें, ज़्यादा करें, लेकिन इस्लाम के हवाले से लाजमी काम करें। आप देखें आज फ़लस्तीन का क्या हाल हो रहा है, आज बर्मा का क्या हाल है, कश्मीर का क्या हाल है, ईरान का क्या हाल है, इराक का क्या हाल है। इसकी वजह क्या है? मुसलमान क्यों हर जगह दबाए जा रहे हैं? उसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि हम जो है ना वो आईटी के मैदान में, हम टेक्निकल के मैदान में बहुत पीछे रह चुके थे। और इंशाल्लाह अब वो कमी हम पूरी करेंगे। आप तमाम अहबाब से बस इतना चाहते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हैं, खा कोई मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, आईटी में है, और दूसरी सर्विसेज जो भी हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप काइंडली अपनी ही फील्ड में जो है ना इस्लाम को प्रमोट करें। जैसा कि अगर कोई मेडिकल में है, आप डार्विन थ्योरी का रद्द क्यों नहीं पेश करते? अगर आप एजुकेशनल सर्विसेज में है तो आप एजुकेशन के हवाले से कोई एक प्लान क्यों नहीं बनाते? तो जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन चल रही है उसके अल्टरनेट इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं लाते? आप इकोनॉमी का कोई इस्लामिक इकोनॉमी का जो प्लान है वो क्यों नहीं आप मरतब करके देते? तो आप अपनी फील्ड में रहते हुए जो है ना इन चीज़ों पे काम करें, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब हम नौजवान आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे और इंशाल्लाह ताला मुल्क में जो है ना इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा। आखिर पे फिर मैं जो है सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम और तमाम बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा सीखते रहेंगे। जी ज़मान भाई, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। जी ज़मान भाई, आप वाइंड अप की तरफ आए। जी सर, मैं बस सर का शुक्रिया अदा करना चाहता था। बहुत सारा टाइम दिया सर ने, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी किया बच्चों को, मुझे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं सर थैंक यू सो मच सर जी। और काइंडली सब बच्चे लीव कर सकते हैं क्लास।